तो प्रदेश के उपचुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे काला दिन बताते हुए प्रदर्शन किया, काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा कि चुनी हुई सरकार गिराने के पीछे बीजेपी की साजिश थी। बीजेपी सरकार के 100 दिन, कांग्रेस ने मनाया काला दिन, काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। बीजेपी ने 100 दिन को बताया बेहतरीन। सत्ता जाने के 100 दिन बाद प्रदेश भर में कांग्रेस सड़क पर दिखी। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे काला दिवस के तौर पर मनाया। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी ने षड्यंत्र कर चुनी हुई सरकार को गिराया और लोकतंत्र की हत्या की। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को गिराकर घृणा का बीज प्रदेश की सियासत में बोया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 100 दिन में कोरोना से हुई मौतों को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। घृणा का बीज पहली बार मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि उसका बीजारोपण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरा अनुरोध आप सब साथियों से है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है उनको इस प्रदेश की जनता 24 चुनाव हैं, उपचुनाव विधानसभा, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है। और इन 100 दिन में मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, मैं इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालता हूं। जिस चेहरे को जनमानस ने 15 साल के कुशासन को नकारा था, जिनके चेहरे को नकार दिया था, उस चेहरे ने अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के उलट बीजेपी ने अपनी सरकार के 100 दिन को जनता के हित में बताया और कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार भी किया। वे अपना अतीत का जो सत्य है वो सबको बता रहे हैं। ये खुले में गद्दारी करने वाले लोग आज अपना काला दिवस मना रहे हैं। हम भी अपना 100वां दिवस मनाएंगे सरकार का, जिसने जन कल्याण की नई इबारत लिखी है। कांग्रेस ने जो पाप किए हैं उनको समेटकर पुण्य में बदला है, उसको हम भी 3 तारीख को बताने वाले हैं। पूरे प्रदेश को बताएंगे कि 38,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने जो जरूरतमंद थे उनको कैसे पहुंचाया। और वे सभी वो लोग थे जो 1.5 साल में कांग्रेस से पीड़ित हुए। कांग्रेस ने सारे जन कल्याण की योजनाएं बंद की। कांग्रेस ने 2 ही काम किए, शराब माफियागिरी और रेत माफियागिरी, उस पर हमने रोक लगाई। आज वो इसलिए बिलबिला रहे हैं कि उनकी माफियागिरी बंद हो गई है। 25 जून को बीजेपी ने आपातकाल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए काला दिवस मनाया था, तो कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के तख्तापलट के 100 दिन होने पर बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए काला दिवस मनाया। संकेत साफ है कि उपचुनाव में कांग्रेस सरकार गिराने के भावनात्मक मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज़। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों को अपने खाते में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लिहाजा पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को मुस्तैद करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 का महासंग्राम, कांग्रेस में टिकट को लेकर मारमार, मैदान में उतरे संभावित प्रत्याशी, कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस में जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे करा रही है। उधर कुछ सीटों पर संभावित प्रत्याशियों ने मैदान में उतरकर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें कांग्रेस से राज्यसभा प्रत्याशी रहे फूल सिंह बरैया समेत ज्यादातर वे नेता हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों से कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर बैठकों के दौर के बाद अब विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाए गए नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। नहीं, अभी सब कयास लगा रहे हैं, अभी सर्वे फाइनल आया नहीं है।
और कमलनाथ जी केवल सर्वे से ही सब तय करेंगे और सर्वे में जिसका नाम टॉप पे आएगा उसी को टिकट मिलेगी। ये नाम हो सकते हैं पर अभी कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं है और अभी सर्वे फाइनल नहीं आया है। दूसरे दलों से जो नेता उन्हें मौका दे सकती है कांग्रेस पार्टी? अब ये वहाँ की पर्टिकुलर सीट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या स्थिति। खुशिंग बरिया तो कांग्रेस में है, क्यों नहीं दी जा सकती। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो संभावित प्रत्याशियों की सरगर्मी बढ़ गई है। सांवेर से पूर्व कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू, ग्वालियर पूर्व से बालेंदु शुक्ला, डबरा से सत्यप्रकाश परसोडिया, भांडेर से फूल सिंह बरैया का प्रत्याशी बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का कोई भी नेता इस बारे में बयान देने से बच रहा है। इसी तरह सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू की चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो भिंड जिले के महगांव क्षेत्र का मामला कांग्रेस के दिग्गजों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। यहाँ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, तो सुमावली, डबरा से भी बीजेपी और बसपा के पूर्व नेताओं की कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। वहाँ कैंडिडेट कांग्रेस का कौन है ये डिक्लेयर नहीं हुआ और कांग्रेस का कैंडिडेट जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक ये कहना कठिन है कि ये कैंडिडेट रहेगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। फूल सिंह बरैया समेत संभावित प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों के पत्ते फिलहाल नहीं खोल रही है। पार्टी की रणनीति कुछ भी हो, इतना तो तय है कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भिड़ंत काफी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुरैना की सभी 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें मुरैना, अंबा, सुमावली, दिमनी सीट सिंधिया समर्थकों के इस्तीफा देने से खाली हुई है, जबकि जौरा में कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई है। 2018 में मुरैना में कांग्रेस की जीत का बड़ा फैक्टर महाराज थे। इस बार कौन सा फैक्टर काम करेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव का दंगल, मुरैना की 5 सीटों पर होना है चुनाव। 2018 में कांग्रेस को मिला था जनादेश, सिंधिया फैक्टर ने दिलाई थी जीत। उपचुनाव में इस बार मुरैना का क्या है मूड? मध्य प्रदेश में 24 सीटों के संग्राम में मुरैना जिले की 5 सीटों पर इस बार मुकाबला तगड़ा होने वाला है। यहाँ की 5 सीटों में से 4 सीटों पर सिंधिया समर्थकों के इस्तीफा देने से उपचुनाव होंगे, जबकि एक सीट जोरा विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई है। बात करें मुरैना सीट की, तो यहाँ रघुराज कंसाना 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के रुस्तम सिंह को पराजित कर विजयी हुए थे, लेकिन कांग्रेस में झगड़े के कारण वे सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए। अब इस सीट पर उनकी उम्मीदवारी लगभग तय है। इस सीट पर गुर्जर समाज सबसे ज्यादा है। यहाँ शुरू से ही गुर्जर उम्मीदवार के पक्ष में परिणाम आते रहे हैं। 2018 में SC/ST आंदोलन के कारण बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। अब स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी में उनके टिकट के लिए अनुबंध हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लीडर थे, जिनको 2018 में टिकट नहीं मिला था, उनकी मंशा ये थी कि चुनाव होता तो हमको टिकट मिलता है या आने वाले आगामी समय में हम चुनाव लड़ने के हकदार बनते। लेकिन चूंकि बीजेपी के नेता एक अनुबंध कर चुके हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के आएंगे उन्हें हम टिकट देंगे। कंसाना के पार्टी छोड़ने के बाद अब दोनों ही विरोधी यानी रघुराज कंसाना और रुस्तम सिंह एक ही पार्टी के झंडे के नीचे हैं। ऐसे में रुस्तम सिंह अपने प्रतिद्वंदी रहे कंसाना के लिए वोट मांगेंगे। हालांकि रुस्तम सिंह के विरोध के सुर सामने आए थे, लेकिन बीजेपी संगठन ने भोपाल में मीटिंग के दौरान सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही है। उधर कांग्रेस के जसबीर सिंह गुर्जर टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता बहुत समझदार है। वो सब जानती है कि ये जो 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने भू माफियाओं पर, दूध माफियाओं पर जो शिकंजा कसा था, अब जैसे बीजेपी सरकार आई खुल्लम खुल्ला सारे भूमाफिया सक्रिय हो गए। जो इनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है खुलेआम, इन सबको फिर से कमलनाथ जी सरकार आने पर जवाब दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता के बेसिक मुद्दे हैं, उन पर बीजेपी ने कभी 15 साल में कोई काम नहीं किया। उन सारे कामों को कमलनाथ जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर हम लोग जनता के बीच जाने का काम करेंगे। उन्होंने कमलनाथ सरकार से जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, उसीलिए से उन्होंने इस्तीफे दिए। भाई कमलनाथ सरकार से उन्होंने पूरे विधायकों ने इस्तीफे इसलिए दिए क्योंकि उनके वादे पूरे नहीं हो पाए।
कमलनाथ सरकार पे वो बार बार जाते थे, कमलनाथ जी से बोलते थे, लेकिन किसी भी मामले में कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने किसी भी विधायक का साथ नहीं दिया। हर बार उनको झूठी इधर उधर की बातें करके टहला दिया और कोई भी वादा पूरे करने में कमलनाथ सरकार सक्षम नहीं रही। जातिगत फैक्टर के साथ ही मुरैना विधानसभा की जनता 15 महीने की कांग्रेस सरकार के काम को आधार बना सकती है। किसान ऋण माफी, 24 घंटे बिजली का वादा भी परखा जाएगा। इसके बाद बीजेपी के 15 साल का काम और चौथे कार्यकाल का 100 दिन का कामकाज भी जनता की कसौटी पर होगा। सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा कि जिन्होंने इस टाइप का करा है, हमें नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसके अगर वो खड़े होते हैं तो उस पर भी पहले विचार किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वो फिर कहीं दूसरी जगह जाके हम लोगों को बेच के आ जाए। तो हमें बहुत सोच समझ के इस पे क्या कहते हैं विचार करके हमें अपना नेता चुनना पड़ेगा इस बार। जनता ने जो वोट किया था, इन्होंने पहले लुभाने वादे किए थे। जनता के बीच में इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक का जो कर्जा माफ़ करेंगे कांग्रेसी ने, और पर्याप्त 24 घंटे बिजली दी जाएगी, पानी दिया जाएगा। इस सब वादे करने के बाद में जब समय 10 दिन का दिया था कि 10 दिन के अंदर में कर्जे माफ़ किए जाएंगे, लेकिन इन्होंने ना तो कर्जे माफ़ किए, ना 24 घंटे बिजली पर्याप्त दी। मुरैना जिले में 2018 में सिंधिया फैक्टर चला था। माना जाता है कि महाराज के कारण ही सभी 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। कहा जाता है कि जिले के लोग बीजेपी के 15 साल के शासन से ऊब चुके थे। उन्होंने बड़ा बदलाव कर कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस में बड़े उलटफेर के बाद अब मतदाता किस तरफ जाता है, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि सिंधिया फैक्टर एक बार फिर जिले में काम करेगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। करेरा विधानसभा में 32 गांव के किसानों के लिए 3 दशक से परेशानी का कारण बना करेरा अभयारण्य विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ा मुख्य मुद्दा होगा। हर बार चुनाव में इस अभयारण्य को खत्म करने का सपना दिखाकर नेता किसानों से वोट तो ले जाते हैं, लेकिन आज तक अभयारण्य नहीं हटा और न ही यहाँ की समस्याओं का समाधान हुआ। इस बार नेताओं के आने से पहले ही यहाँ ग्रामीण सक्रिय हो गए हैं। क्या कुछ उनकी मांग है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब जब चुनाव आए, करेरा विधानसभा के सोन चिरैया अभ्यारण्य का मुद्दा जोर शोर से उठा। इस बार भी उपचुनाव में ये मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल सोन चिरैया अभ्यारण्य क्षेत्र में आने वाले सैकड़ों गांव के किसान आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। करेरा विधानसभा के 32 गांव के किसान ऐसे हैं जिनके पास उनकी जमीन का मालिकाना हक तो है, लेकिन वो ना तो जमीन बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। चुनाव से पहले हर बार बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता गांव को अभ्यारण्य से मुक्त कराने का वादा करते रहे हैं, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। किसान की जमीन का क्रय विक्रय बंद हुआ है और उसके कारण किसान काफ़ी परेशान हो चुका है। उसकी ज़मीन के दाम नहीं मिल रहे, जिनको ज़मीन बेचना है वो बेच नहीं पा रहा, और या जिनको ज़मीन खरीदना है वो खरीद नहीं पा रहा है। तो किसान जब गांव में रह रहा है तो अगर उसकी माने उसको ज़मीन का क्रय विक्रय नहीं कर पाएगा तो अपनी ज़मीन का सदुपयोग कैसे कर पाएगा वो व्यक्ति। वन विभाग की या सोन चिरैया अभ्यारण्य की 1 इंच भी भूमि कहीं किसी पूरे 202 वर्ग किलोमीटर में नहीं है। जो भी भूमि है टोटल किसान की भूमि है, लेकिन मजे की बात यह है कि उस पर किसानों का मालिकाना हक नहीं है। प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। हर चुनाव में यहाँ के किसानों से अभ्यारण्य के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। 2018 की चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि मंत्रिपरिषद से अभ्यारण्य हटाने का प्रस्ताव जा चुका है और आपका ये क्षेत्र सोन चिरैया के बंधन से मुक्त हो चुका है। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तब भी अभ्यारण्य की याद नेताओं को आई और अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री पर फाइल रोकने का आरोप लगाया। सोन चिरैया अभ्यारण्य करेरा का क्षेत्र और ग्वालियर में घाटीगांव और मोना का क्षेत्र, दोनों क्षेत्र डी नोटिफाइड मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से हो चुके हैं। सरकार कांग्रेस की बन गई और जब मैंने 2-3 बार एसीएस को कहा कि भाई वो इतना जरूरी काम है, 5 साल लग के उसको सिरे चढ़ाया है, तो
इसको कोर्ट में भेजना है तो आप इसमें देर क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई फाइल तो मंत्री जी के पास है, मंत्री जी के पास से फाइल आए तब कहीं कुछ काम आगे बढ़े। 2018 में करेरा से विधायक बने जसवंत सिंह जाटव से जब विधायक रहते हुए सवाल किया था तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया था कि बीमार होने की वजह से विधानसभा के पटल पर वो सवाल नहीं रख सके और जसवंत सिंह जाटव ने इसे चुनाव का नहीं जनहित का मुद्दा बताया था। देखिए, मैं इस संबंध में विधानसभा में क्वेश्चन तो लगा नहीं पाया हूँ पटल, उस समय मेरा स्वास्थ्य खराब था। नहीं, लोकसभा के चुनाव का मुद्दा तो नहीं है, ये तो जनहित का मुद्दा है। हर बार के चुनाव में नेताओं के आश्वासन से तंग आकर इन 32 गांव के किसानों ने इस उपचुनाव में आंदोलन का मूड बना लिया है। उन्होंने सोन चिरैया मुक्ति मोर्चा बनाकर संगठित होकर गांव-गांव बैठकें शुरू कर दी है। इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि जो भी पार्टी चुनाव से पहले इस समस्या से निजात दिलाएगी वो उसके साथ ही होंगे। हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाके मीटिंग ले रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि इसको अपन को हटवाना है। अगर ये हमने नेताओं को समय दिया है, अगर समय से पहले अगर ये नहीं हटता है तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। नेताओं ने केवल अभी तक मंचों से ऑन रिकॉर्ड केवल भाषण दिए हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है। केवल चुनाव के समय में ये मुद्दा उठता है और चुनाव के बाद नेता इसको भूल जाते हैं। सोन चिरैया अभ्यारण्य किसानों और सोन चिरैया के लिए भले ही मुफीद न रहा हो, लेकिन नेताओं के लिए सोने की चिड़िया जरूर साबित हुआ है। हर बार नेता इस मुद्दे को उठाते थे, लेकिन इस बार परेशान जनता ने इसे बड़ा मुद्दा बनाना ठान लिया है। सोन चिरैया अभ्यारण्य किसानों के लिए और सोन चिरैया के लिए भले ही मुफीद ना रहा हो, लेकिन अधिकारियों और नेताओं के लिए सोने की चिड़िया साबित हुआ है। हर बार नेता इसे मुद्दा बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार किसानों ने इसे मुद्दा बनाया है। 32 गांवों में 50,000 मतदाता हैं, जो हार जीत का गणित बिगाड़ने के लिए काफी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मुद्दा उपचुनाव में कितना भारी पड़ता है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। सुवासरा विधानसभा में भी उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुवासरा उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को सौंपी गई है। प्रियव्रत सिंह को सुवासरा विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। इसी के चलते प्रियव्रत सिंह ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक लेना शुरू कर दी है। बंसल न्यूज से खास बातचीत में प्रियव्रत सिंह ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति को उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा और कांग्रेस 3 मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जाएगी। उन्होंने आरोप भी लगाया और कहा कि हरदीप सिंह डंग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी में गए। साथ ही उन्होंने चीनी कंपनियों को व्यापार करने की छूट के मामले पर भी बीजेपी पर पलटवार किया। सर, स्वागत है बंसल न्यूज़ में। किन मुद्दों को लेके कांग्रेस दोबारा उपचुनाव में उतरेगी? हम लोग बहुत सिंपली 3 चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। एक, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से लेन देन, लालच, प्रलोभन देकर मध्य प्रदेश की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को गिराया गया, तो एक प्रमुख मुद्दा तो ये है। दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो कमलनाथ जी का काम है। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो एग्रेसिवली मध्य प्रदेश में नई नई योजनाओं लागू करने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने किसान वर्ग के लिए काम किया, बिजली का बिल हाफ किया, कर्जा माफ़ किया, यहाँ पर बिना सर्वे के बाढ़ राहत का लाखों रुपए का मुआवजा किसान भाइयों तक पहुँचाया। साथ साथ ही इस बात को भी शुद्ध के खिलाफ युद्ध, जो गैर संवैधानिक धंधे हैं उनको करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ, और पेंशन की राशि बढ़ाना, मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि बढ़ाना, एक तरीके से सर्वहारा वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किया 15 महीने में, वो भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। और तीसरा, कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग जो यहाँ से विधायक थे, जिन्हें कांग्रेस ने विधायक बनाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, वो अपने व्यक्तिगत हित को देखते हुए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उनने पाला बदला और भाजपा में गए। तो जो एक तरीके से छला हुआ महसूस हमारा कार्यकर्ता कर रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा रहे।
अब आप देख लें, चीन की बात करते हैं ये लोग। आपने कल देखा किस प्रकार से इनने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। कब का मामला था? 2011 में उस फाइनेंशियल पॉलिसी को आपने एंडोर्स किया। 2014 में सरकार बनने के बाद आपने कांग्रेस की फाइनेंशियल पॉलिसी को बदला क्यों नहीं? आप जब CAA का कानून ला सकते हो, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर सकते हो, तो चीनी कंपनियों पर रोक नहीं लगा सकते थे 2014 में? अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो 2014 से 2020 तक तो आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं कंपनियों पर रोक लगाई? और आप बोलते हैं कि 2012 में कमलनाथ जी ने परमिशन दी थी, इस वजह से चीनी कंपनियां आई, 2014 में बंद कर देते। कोई मुद्दा नहीं मिला तो यही सही। उपचुनाव आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस जातिगत वोट बैंक खेलेगा या सर्वे कराएगा, और सर्वे कराता है तो उसका आधार क्या रहेगा सर्वे का? क्या कांग्रेस ने यहाँ पे जातिगत राजनीति कभी की है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। हरदीप डंग की जाति कितनी थी? पर 3 बार मौका हरदीप सिंह डंग को दिया गया। यही उत्तर आ जाता है। कांग्रेस एक गांधीवादी व्यक्ति को, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो छल कपट की राजनीति नहीं करता है, उसको उतारेगी। अब उसकी जाति कुछ भी हो सकती है। ये थे हमारे साथ प्रियव्रत सिंह, जो कि खिलचीपुर विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। ये अपने आप में आश्वस्त हैं कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करके 24 से 24 सीटें जीतेंगी। जाकिर अब्बासी, बंसल न्यूज़, सुवासरा। 24 का चक्र रिव्यू में आज फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।